हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं हर्ष और स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, पॉलिटिकल साइंस, क्लास 12th, इंडिया पॉलिटिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग्स। तो आज हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इस चैप्टर में अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो समझ लीजिए आपने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द फेमस स्पीच गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू एट मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त 1947। तो जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी स्पीच दी थी मिडनाइट में 14-15 अगस्त को 1947 में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू गेव अ फेमस स्पीच एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त कॉल्ड टेस्ट विद डेस्टिनिटी का आंसर है इम्पॉर्टेंट। इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक देख सकते हैं, मुझे जाइए और मुझे फॉलो कीजिए और मैं आपको इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट नोट्स वहाँ पे प्रोवाइडेड होंगे, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी। 1 मार्क क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी। थर्ड क्वेश्चन है, हु ड्राफ्टेड द टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी किसने ड्राफ्ट करी थी। व्हाट इज़ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्या है, ठीक है। और व्हाट इज़ विशाल आंध्रा मूवमेंट। तो जो ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, व्हाट इज़ विशाल आंध्रा मूवमेंट, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि विशाल आंध्रा मूवमेंट, तो ये आंध्र था। आंध्रा यानी कि पहले जो है आंध्र प्रदेश जो है वो मद्रास में ही आता था, लेकिन अब आंध्र प्रदेश अलग हो गया है, जैसा कि आपको पता होगा। तो जो विशाल आंध्रा मूवमेंट है वो हमारा मद्रास में शुरू हुआ था। विशाल आंध्रा मूवमेंट में दोस्तों एक्चुअली में हुआ क्या था, ये मूवमेंट था जो कि स्टार्ट हुआ था मद्रास में, जो तेलुगु स्पीकिंग लोगों के द्वारा हुआ था। तेलुगु स्पीकिंग डिमांड करने लगे कि हमें अपनी एक सेपरेट स्टेट दी जाए जिसका नाम हो आंध्र प्रदेश। तो तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने ये डिमांड की गवर्नमेंट से कि हमें अपनी एक सेपरेट स्टेट दो। तो एक्चुअली में एक कांग्रेस लीडर थे मद्रास के, कांग्रेस लीडर जिनका नाम था पोटी श्रीरामुलु, जो है तेलुगु स्पीकिंग लोग थे, वो फास्ट पर बैठने लगे। तो जब वो फास्ट पर बैठने लगे तो उनके साथ मिलकर एक पोटी श्रीरामुलु, एक कांग्रेस लीडर थे, उन्होंने तेलुगु स्पीकिंग लोगों का साथ दिया और वो भी उनके साथ भूख हड़ताल पर बैठे। और भूख हड़ताल पर बैठते ही 56 डेज़ के अंदर उनकी डेथ हो गई। तो एज ए रिज़ल्ट हुआ क्या कि ये एक वॉयलेंट आउटब्रस्ट, जिसका मतलब ये हुआ कि अब तो है और ज़्यादा डिमांड लगी। यानी कि पहले तो लोग नॉर्मल भूख हड़ताल कर रहे थे, लेकिन अब लोगों ने मारपीट करना, दंगे करना और गाड़ियां जलाना, बहुत मारकाट हुई। फेवरेट कांग्रेस लीडर की डेथ हो चुकी थी, ठीक है। तो लोग बहुत वायलेंट हो गए। गवर्नमेंट को उनका एक फॉर्म आंध्र प्रदेश एक सेपरेट स्टेट 1952 में उनकी एक सेपरेट स्टेट बनाई गई तेलुगु स्पीकिंग लोगों की, ठीक है। फैसला लेना पड़ा और उनके लिए एक सेपरेट स्टेट बनानी पड़ी, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो अगर विशाल आंध्रा मूवमेंट आपके एग्ज़ाम में आता है तो 2 या 3 मार्क्स में अगर ये आता है तो 2 या 3 मार्क्स आपके पक्के हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राइट एंड नोट अबाउट द डिवीज़न ऑफ बॉम्बे। हमें डिवीज़न ऑफ बॉम्बे के बारे में बताना है। तो एक्चुअली में सारे क्वेश्चंस दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो हमारी बहुत लंबी चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेम द स्टेट विच आर क्रिएटेड ऑन कल्चरल बेसिस इन इंडिया। को नोट्स में मिल जाएगा मेरे। तो आप बढ़ते हैं अपने 4 मार्क्स क्वेश्चंस की ओर। 4 मार्क्स क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन है,
mention the three challenges faced by India after independence। हमें 3 चैलेंजेस ऐसे बताने हैं जो कि इंडिया ने फेस किया इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। तो वो भी आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप नोट्स में देख सकते हैं। डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, और 10th है व्हाट इज़ प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं जो पार्टीशन ऑफ इंडिया के, ठीक है। और हमें बताना है कि प्रिंसली स्टेट्स क्या होती हैं और ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस ये क्या हैं, ठीक है। तो ये भी आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है, और आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। और जो मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आपने इस चैप्टर में ये क्वेश्चंस कवर कर लिए तो आप पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन के और बढ़ते हैं अपने। एक्सप्लेन द अप्रोच एंड consideration of the approach which Indian government adopted for the integration of princely states into Indian Union। तो देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रखा है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, हमें जस्ट वो बताना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए थे प्रिंसली स्टेट्स को अपने इंडियन यूनियन में ऐड करने के लिए, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स आपको पता है हमारे टोटल 56 आई थिंक प्रिंसली स्टेट्स थी, तो उसको ऐड करने के लिए जो भी स्टेप लिए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। क्योंकि अगर जो इंडियन यूनियन में अगर प्रिंसली स्टेट नहीं आती तो हमारा इंडिया एक बहुत ही छोटा रह जाता और बहुत ही अनडिवाइड इंडिया रह जाता, ठीक है। तो हमें वो स्टेप्स बताने हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिए थे, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द 4 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडिया इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। अब इसमें हमें ये बताना है कि पार्टीशन के टाइम पर ऐसी 4 प्रॉब्लम्स हमें बतानी है जो कि इंडिया ने फेस की थी। तो वो मैंने आपको पॉइंट्स की फॉर्म में बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बना रखे हैं मैंने अपने नोट्स में, उसमें आपको प्रोवाइड कर रखा है मैंने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन मेंशन अबाउट इट्स रिपोर्ट एंड इट्स रिकमेंडेशन। तो हमें क्या बताना है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या होता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में हमें थोड़ा बताना है, और हमें ये भी बताना है कि मेंशन अबाउट इट्स रिपोर्ट एंड इट्स रिकमेंडेशन, ठीक है। और हमें उसकी रिपोर्ट के बारे में और उसकी रिकमेंडेशन के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो जो मैं आपको नोट्स दूंगा, अगर आप वो नोट्स अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से जो है कवर कर सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन है हमारा, हाउ हैदराबाद वॉज मर्ज्ड इनटू इंडिया, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, मेंशन, एक्सप्लेन हाउ, वेयर द रजाकर्स, ठीक है। तो हमें इसमें बताना क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चंस बहुत ही थोड़ा घुमा रखा है, तो कुछ नहीं बताना, हमें इसमें बताना है कि हैदराबाद कैसे मर्ज हुआ था इंडिया के साथ, ठीक है। इंडिया के साथ हैदराबाद को मर्ज होने में क्या क्या टाइम लगा, तो आपको मैंने अपने नोट्स में ही बता रखा है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो, कि हैदराबाद मर्ज एक्चुअली में हुआ क्या था, वहाँ का एक किंग था निज़ाम। हैदराबाद जो है उस टाइम की सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है। तो उसका इंडिया के साथ मर्ज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो इसका जो किंग था उसका नाम था निज़ाम, ठीक है। निज़ाम वहाँ का किंग था। तो निज़ाम वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन था, यानी कि पूरे वर्ल्ड का आप सोच सकते हैं दोस्तों, पूरे वर्ल्ड का, मैं पूरे इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड का उस टाइम का सबसे रिचेस्ट पर्सन माना जाता था, ठीक है। तो निज़ाम वहाँ का किंग था। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, उसने इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था। उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का क्या मतलब था। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब ये था कि ना तो वो
एग्री था इंडिया के साथ मर्ज होने के लिए, ठीक है, इंडिया के साथ आने के लिए, और ना ही यानी कि उसने ना हाँ कहा था ना कहा था, ठीक है। उसने कहा था कि हम अगर हमारा मन हुआ, हम जो है अभी हमें थोड़ा टाइम चाहिए, तो उसने टाइम ले लिया था, ठीक है। तो उसने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया था, ठीक है। तो और हमें क्या बताना है इसमें कि मेंशन एक्सप्लेन हु वर द रज़ाकर्स। रज़ाकर्स कौन थे? तो रज़ाकर्स, जैसा कि आप पता ही होगा कि रज़ाकर्स निज़ाम की पैरामिलिट्री फोर्सेस को कहा गया है, ठीक है। रज़ाकर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस थी निज़ाम की। जब निज़ाम के ऊपर प्रोटेस्ट होने लगा, जब हैदराबाद की जो आम जनता थी वो प्रोटेस्ट करने लगी, ठीक है, तो एक्चुअली में निज़ाम ने किया क्या, निज़ाम ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजा कि आप जाओ और इनका प्रोटेस्ट रोको, ठीक है। वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि दोस्तों निज़ाम की हरकतों से बहुत तंग आ चुके थे, ठीक है। निज़ाम जो है वो उनके ऊपर उनसे बहुत ही क्रूड बिहेवियर करता था, उनसे बहुत ही जिसे कहते हैं बैड बिहेवियर करता था, सिर्फ और सिर्फ अपना रूल चलाता था कि आम लोगों की मतलब कि अपनी प्रजा की वो बिल्कुल भी बातें नहीं सुनता था, ठीक है। तो ऐसा मैंने आपको नोट्स में दे रखा है, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाकर पूरा रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं आने वाले वीडियोस में आपके लिए और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ठीक है। तो ठीक है, और मैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों के आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स लाता रहूँगा, ठीक है। तो आज जैसा कि आपको पता है बोर्ड्स बहुत करीब हैं और हमें जो है जल्द से जल्द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स कवर करने हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो ला पाऊँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।